हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज वेक्टर स्पेस के कुछ थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके जो है ना थ्योरम एक कुछ ही रह गए हैं, थोड़े से हम वो डिस्कस करके फिर हमारे पास जो एक बुक है उसके अंदर से हम एग्जांपल्स करेंगे, सारी उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उससे ये होगा कि ये जो आपने थ्योरम्स किए हैं इनको आपको इम्प्लीमेंट करने का तरीका आ जाएगा, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी, तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले तो अब इसके जो कुछ एक दो थ्योरम्स रह गए हैं हम वो इंशाल्लाह ताला एक दो दिनों में वाइंड अप कर देते हैं और कल इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएंगे और हो सकता है कि फिर हम कल ही उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें उसको। अच्छा जी, अब वो जो हमारे पास थ्योरम कुछ रह गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास कि इफ W is a subspace of a finite dimensional vector space, then dimension of W is less than equal to dimension of V. Moreover, if dimension of W is equal to dimension of V, then W is equal to V. ये हमारा थ्योरम है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। इसका प्रूफ बहुत आसान है। प्रूफ, अच्छा आप लोगों ने ये पिछले ही जो बातें हैं उसी से ही थ्योरम्स होंगे। अब इसमें ना गिवन है कि आपके पास जो W है ना वो किसकी सबस्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। ठीक है, ये आपको गिवन है कि W किसकी सबस्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। तो हम ये लिख लेते हैं कि हमें कोई नाम दे देते हैं उस फाइनाइट, बल्कि उन्होंने दिया हुआ है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो है वो आप, ये मैंने लिखी नहीं है, जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना वो V है। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कौन है, V है। अच्छा, हमें ये पता है कि सिंस V इज फाइनाइट डायमेंशनल, कि V जो है वो आपके पास क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, V आपको पता है कि वो आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल है। अब अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल है इसका मतलब है कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो डायमेंशन है ना वो n है, फाइनाइट है ना, तो आप कोई भी नंबर ही लेट कर देना, आप n m कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशनल है। तो मैंने क्या लेट कर लिया, n। अब अगर तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर लिए हैं तो उस लेक्चर में मैंने आपको एक थ्योरम करवाया था, और वो थ्योरम क्या करवाया था कि अगर तो मतलब आपके पास ये n फाइनाइट डायमेंशनल n वेक्टर्स की है ना बेसिस, तो अगर n से ज्यादा वेक्टर ले लें यानी n+1 और मोर वेक्टर ले लें तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप पिछला लेक्चर देख लें, ये मुझे लगता है पिछले में ही हमने थ्योरम डिस्कस किया था कि अगर किसी सेट में यानी अगर उसकी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा सेट ले लें जिसमें n से ज्यादा एलिमेंट है, n+1 या उससे ज्यादा, तो वो वाला जो सेट है वो क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। मैं एक दफा इस थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ कि देन, उस थ्योरम की स्टेटमेंट कि एनी सेट ऑफ n+1 और मोर वेक्टर, या फिर अगर हम कोई भी सेट ले लेंगे ना इसकी डायमेंशन से ज्यादा वाला, यानी अगर हमारे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो उससे बेशक एक ज्यादा हो या और भी ज्यादा हो मोर वेक्टर्स, तो वो वाला सेट हमेशा क्या हो जाता है, इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो आप समझे, सिर्फ मैंने पिछला थ्योरम लिखा है कि अगर हमारे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो उससे ज्यादा वाले जितने भी वेक्टर्स वाला सेट होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब हम आ जाते हैं अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम हमने ये प्रूव करने को कहा है कि W जो है ना वो सब स्पेस है V की, और हमने प्रूव करना है कि जो W की डायमेंशन है ना वो V की डायमेंशन से या तो छोटी हो सकती है या क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। अब देखिए ना,
डायमेंशन का मतलब वही बेसिस ही होता है ना, कि आपने डायमेंशन बेसिस देखना होता है कि उसके बेस में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। अब आपने यानी ना डब्ल्यू की एक किस्म की बेस निकालनी है, ठीक है ना। डायमेंशन की आपको बताया था कि डायमेंशन की डेफिनेशन भी बताई थी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बेस के अंदर वही डायमेंशन होती है, यानी एक स्पेस की जितनी डायमेंशन है उतने ही उसके बेस के अंदर एलिमेंट होते हैं। अब आपने अगर डायमेंशन निकालनी है डब्ल्यू की, इसका मतलब है आपको बेस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फिर बेस में जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी ही डब्ल्यू की डायमेंशन होगी। और बेस बनाने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और एक वो क्या करती है, स्पैन करती है। आप अभी तो एक ही कंडीशन देखें ना, लीनियरली आप इंडिपेंडेंट वाली देख लें, ठीक है। अब हमें ये कंफर्म है कि n से ऊपर अगर हम कोई वेक्टर वाला सेट लेते हैं ना तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और लीनियरली डिपेंडेंट वाला तो बेस बनाता ही नहीं। इसका मतलब है एक तो हमें कंफर्म हो गया ना कि हम n से ऊपर वाले तो वेक्टर ले ही नहीं सकते, n से ऊपर वाले लेंगे तो वो हमारे पास बेस ही नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां से ही नहीं, आपका प्रूफ हो गया कि इसका मतलब है कि फिर हमारे पे क्या पाबंदी लगी है कि या तो आप n ही ले सकते हैं या आप n से कम ले लें, लेकिन आप n से ज्यादा नहीं ले सकते w में, क्योंकि w के लिए अगर आपने n से ज्यादा ले लिए तो वो तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, और लीनियरली डिपेंडेंट वाले बेस नहीं बनाते। बेस की कंडीशन होती है कि उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले वेक्टर्स होने चाहिए। तो इसलिए हमें ये तो पता लग गया कि हम n या तो ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उससे ऊपर हम जा नहीं सकते, या आप उससे कम ले लें। तो यही हमारे पास दो, अब ये बात हम जो हमने की है वो लिख भी लेते हैं कि मोर ओवर सिंस अ बेसिस ऑफ W कंसिस्ट, क्योंकि अगर हमने बेस बनानी है W के लिए तो उसको तो क्या कंसिस्ट करना चाहिए, ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उसके अंदर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए। सो इट कैन नॉट कंटेन, तो इस वजह से हमें ये तो पता लग जाता है कि हम n से ज्यादा वेक्टर नहीं ले सकते, कंटेन मोर देन n एलिमेंट्स, n एलिमेंट से ज्यादा तो हम इसमें नहीं ले सकते। तो हम यहां से ये बात कर सकते हैं कि फिर जो डायमेंशन है ना उसकी, यानी जितने हम एलिमेंट, या तो वो n से छोटे होंगे या बराबर होंगे। और n जो है वो किसका था हमारे पास, वो v की डायमेंशन थी, तो यहाँ पुट कर देते हैं डायमेंशन ऑफ v। तो दिस इंप्लाइज दैट कि डायमेंशन ऑफ w इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, ये बहुत आसान सा प्रूफ था कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस n फाइनाइट डायमेंशन थी तो हमने n लेट कर ली, पिछले थ्योरम का हमने सहारा लिया कि अगर n है तो n से ऊपर वाला लें तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन हमने तो बेस बनानी थी w के लिए, तो बेस के लिए उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो हम पे एक किस्म का हमें पता लग गया कि अगर हम n से ऊपर लेते हैं तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, और हमें तो डिपेंडेंट चाहिए नहीं, हमें इंडिपेंडेंट। तो या तो फिर हम n ही ले सकते हैं या n से कम ले सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम ले नहीं सकते। तो फिर हमें पता लग गया कि W की डायमेंशन के जो W के अंदर एलिमेंट्स हैं या तो वो n ही आ सकते हैं या n से लेस आ सकते हैं, यही पॉसिबिलिटी। और वो जो दूसरी बात है ये कि मोर ओवर, ये जस्ट एक आपने लाइन यही लिखनी है कि अगर वो कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ W डायमेंशन ऑफ V के बराबर हो जाए ना तो W V के बराबर है। तो आपको पता है कि अगर W की डायमेंशन V के डायमेंशन के बराबर हो जाए तो डायमेंशन होती क्या है, बेस के अंदर एलिमेंट होते हैं जो। अब अगर इसके अंदर जो इसकी बेस है वो अगर इसकी बेस के बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि वो सेट आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि अगर बेस ही आपस में बराबर होगी, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो गए, उनको जो जनरेट करने वाला सेट है वो भी आपस में सेम हो गए, इसका यही मतलब है कि ये आपस में, ये जो आपके पास W और V है यही आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपने बस इसमें इतनी ही बात लिख देनी है कि देन अगर इनकी डायमेंशन बराबर है ना, ये आप पहले लिख लें, ये मैं पहले बेशक लिख लें कि अगर डायमेंशन ऑफ W बराबर है डायमेंशन ऑफ V के, देन एवरी बेसिस ऑफ W इज आल्सो अ बेसिस फॉर V। हेंस क्योंकि जो इसकी बेस है वही इसकी बन गई है, इसका मतलब है W ही आपस में V के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास एक पहला थ्योरम था। एक और हम थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी हमारे पास आसान ही है।
उस थ्योरम की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है इफ U and W are finite dimensional subspaces of a vector space V over a field F, then पहला पार्ट है इसका कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W is equal to dimension of U plus dimension of W minus dimension of U intersection W, ठीक है। और दूसरा इसका क्या पार्ट है कि if U intersection W is equal to सिंगलटन ये 0 के बराबर, then V is U, अगर V बराबर हो U डायरेक्ट सम W and dimension of V is equal to dimension of U plus dimension of W। ये दो इसके पार्ट हैं, हम वन बाय वन प्रूव करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर U और W फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसेस हैं किसी वेक्टर स्पेस की, यानी U और W बता दिया गया कि वो फाइनाइट डायमेंशनल है। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब है कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको स्पैन करने वाले सेट के अंदर वो आप फाइनाइट ले सकते हैं। तो ये हमें पता है कि फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसेस है। अब हमने ये प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W इसके बराबर होता है, और ये वाला केस जब होता है जब U इंटरसेक्शन W एम्प्टी ना हो, ठीक है। अगर वो एम्प्टी हो जाता है, यानी कि अगर वो 0 हो जाता है तो ये चीज खत्म हो जाएगी, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि डायमेंशन ऑफ V, जिसको हमने U प्लस W में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W। यानी ये दोनों पार्ट ना आपस में रिलेटेड है कि अगर तो ये नॉट इक्वल टू फाई होता है, यानी कि ये 0 नहीं होता, इंटरसेक्शन इनका 0 नहीं होता, तो फिर ये वाली इक्वलिटी होल्ड करती है, ये वाली। और अगर तो U इंटरसेक्शन W 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ से आप इसको 0 करके खत्म कर दें तो भी क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W बराबर है डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W। तो सेकंड पार्ट में उन्होंने यही प्रूव करने को कहा। तो हम इसका फर्स्ट लेके चलते हैं और इसको आपने साथ साथ समझना है। ये वैसे है आसान सा ही है, थोड़ा सा बस समझने वाला है। इसका प्रूफ है फर्स्ट। अब देखिए ना, मैंने आपको पहले कहा है कि हम पहला केस सपोज कर लेते हैं पहले पार्ट में, जो हमने पहली इक्वलिटी प्रूव करनी है कि इनका जो इंटरसेक्शन है ना वो 0 नहीं है। दूसरे में तो हमने ये है ना कि अगर इंटरसेक्शन 0 हो जाए, पहले में ये है सपोज कर लेते हैं कि जो इसका इंटरसेक्शन है ना वो 0 नहीं है। अब अगर 0 नहीं है, अब हम ना लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ना ये इक्वलिटी प्रूव करनी है। अब इस इक्वेलिटी में ये देखें डायमेंशन है, सबकी डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब है वही कि उसकी बेसिस है, और बेसिस के अंदर उतने ही एलिमेंट होंगे जितनी इसकी डायमेंशन है। तो हम ऐसा करते हैं, इन सबकी ना बेसिस लेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ कि V1 V2 अप टू सो ऑन वी आर बी आ बेसिस फॉर U इंटरसेक्शन W। सबसे पहले ना मैंने U इंटरसेक्शन W की ना बेसिस लेट कर ली। ये मैंने जस्ट वेक्टर अपनी मर्जी से लिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। बस हमने, क्योंकि ये सब डायमेंशन ही है, इस पूरी इक्वलिटी में डायमेंशन है, तो इसका मतलब है कि हमने बेसिस ही लेके चलनी है, क्योंकि जितने बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वही उसकी डायमेंशन होती है। तो हमने वैसे ही U इंटरसेक्शन W के लिए मैं क्या लेके चल रही हूँ, V1 से लेके VR तक बेसिस लेके चली। अब इसी तरह अगर मैं U और W के लिए ये वाली बेसिस लेके चली हूँ, अब ये बेसिस, क्योंकि ये U इंटरसेक्शन W में, यानी कि इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में होते हैं, तो ये वाला सेट V1 से VR वो U के अंदर भी है, और V1 से VR वाला सेट जो है वो किसके अंदर है, W के अंदर भी है। अब अगर तो ये दोनों के अंदर है, आप ऐसा करें ना, इसको अपनी आसानी के लिए ना S1 का नाम दे दें, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि अगर S1 जो है वो U इंटरसेक्शन W का है, तो जो S1 है वो U का भी होगा, एंड
S1 W में भी कंटेन, इंटरसेक्शन का तो मतलब है ना कि दोनों में कंटेन करता है। अब आपने ना एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ा था, अब ये सेट सिर्फ U और W में गया, हमें ये कोई नहीं पता कि ये बेसिस है कि नहीं है। हाँ, ये हमें पता है कि ये इस इंटरसेक्शन की तो बेसिस है, ये तो हम लेके चले, लेकिन ये U और W की बेसिस है इसका हमें कोई नहीं पता। हमें ये पता है कि ये सेट U के अंदर भी है और ये सेट किसके अंदर है, W के अंदर भी है। अब अगर हमने एक्सटेंशन थ्योरम आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो एक्सटेंशन थ्योरम में हमने ये कहा था कि किसी भी सेट को ना आप बढ़ा के, जो लिनियरली इंडिपेंडेंट वाला सेट है उसको आप बढ़ा के क्या बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस सेट को बढ़ा के U के लिए भी बेसिस बना लेते हैं और इस सेट को बढ़ा के W के लिए भी क्या बना लेते हैं, बेसिस। ये मैं यहाँ कौन सा थ्योरम लगा रही हूँ, एक्सटेंशन थ्योरम लगा रही हूँ। एक्सटेंशन थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो उसको बढ़ा के आप बेसिस बना सकते हैं। ये तो हमें पता है कि S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो ये बेस के ही एलिमेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका मतलब है हम इसको बढ़ा के U के लिए भी बेस बना सकते हैं और W के लिए भी। तो वो भी आप कोई सी भी लेट कर लें, हम लेट कर लेते हैं कि इसी को ना मैं बढ़ा के, मतलब ये तो फिर आएगा V1 V2 अप टू सो ऑन VR तो आएगा, और आगे फिर आप इसको बढ़ा के U1 U2 अप टू सो ऑन मैं ले लेती हूँ US। ये आपने, मैंने बताया ये आपकी मर्जी है, आप इसको बढ़ा के किसी भी इंडेक्स पे जाके रोक सकते हैं। US BR बेसिस फॉर U, एक मैंने U के लिए ले ली, एंड अब इसी तरह इसी S1 को किसी और एलिमेंट्स के आगे बढ़ा के हम W के लिए भी ले लेते हैं, यानी उसमें भी V1 वाले तो आएंगे, लेकिन और बढ़ा के अब मैं W1 ले लेती हूँ, W1 W2 अप टू सो ऑन WT BR बेसिस फॉर W। एक मैंने U के लिए लेट कर लिया और एक मैंने क्या कर लिया, W के लिए। और यहाँ भी अगर आप देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बाय एक्सटेंशन थ्योरम, कि हमने यहाँ किसका इस्तेमाल किया है, एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल किया। अब हमने ये सबके लिए बना लिया ना बेसिस, और बेसिस क्या होता है, बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वही उस सेट की क्या होती है, डायमेंशन होती है। तो हम सबके डायमेंशन लिख लेते हैं, थस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W, U एंड W, यानी हम इन तीन की लिखी है ना, देखें U इंटरसेक्शन W की कितनी है, R है, R। अच्छा, फिर U की कितनी है, ये R प्लस S, क्योंकि U के अंदर ये हमने इसकी बेसिस बनाई है, U की ये वाली बेसिस है, और इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, R प्लस S। तो R प्लस S, और इसी तरह जो W है, W की हमने ये बनाई है बेसिस, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है, R प्लस T रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक अभी जो हमने काम किया मैं बता देती हूँ कि हम लेके ये पहली क्योंकि इनइक्वालिटी प्रूव कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसका इंटरसेक्शन खाली नहीं है। अब हमने इस इंटरसेक्शन के लिए U इंटरसेक्शन W के लिए हम ना बेसिस लेके चले। अब अगर क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशनल है, हम ये इसकी बेसिस, हमने ये डायमेंशन वाली इक्वालिटी प्रूव करनी है, तो हम बेसिस तो लेके चलेंगे। हमने ऐसा किया कि ये V1 से VR इसकी बेसिस है। अब क्योंकि ये हमने कहा है कि ये बेसिस इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन चीज होती है, यानी अगर कोई भी सेट इंटरसेक्शन में होता है तो वो दोनों के अंदर होता है। तो मैंने इसको आसानी के लिए S1 का जस्ट नाम दे दिया, और मैंने कहा कि अगर ये इंटरसेक्शन में है तो वो फिर U में भी होगा और W में भी होगा। अब ये वाला जो सेट है, ये हमें ये तो कंफर्म है कि ये इसकी तो बेसिस है, लेकिन ये अलग U की और W की हो ये हमें नहीं पता, लेकिन ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और हमने एक्सटेंशन थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को बढ़ा के आप क्या बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं। तो मैंने इसको बढ़ा के U की बेस बना दिया, और इसी तरह दोबारा इस सेट को बढ़ा के कुछ और एलिमेंट्स इजाफा कर दिए, इसमें U वाले इसमें W वाले इजाफा कर दिया, तो ये बेसिस बना दी W के लिए। अब हम सबकी डायमेंशन लिख देते हैं कि U इंटरसेक्शन W की हमें नजर आ रही है R है, क्योंकि उसके अंदर R एलिमेंट है। U के अंदर हमें नजर आ रही है R प्लस S है, और W के अंदर हमें नजर आ रहे हैं R प्लस T है। यहां तक अभी हमने ये काम किया। अब हम क्लियरली अगर हम इन सबको मिला दें आपस में, V1 V2 अप टू सो ऑन VR वालों को, U1 U2 अप टू सो ऑन US वालों को, W1 W2 अप टू सो ऑन WT वालों को, तो ये स्पैन करेंगे U प्लस W को।
देखिए हमने क्या किया है कि ये जितने भी एलिमेंट थे ना ऊपर, सब की अलग अलग बेसिस, हमने इनको ना प्लस करके यानी इकट्ठा करके लिख दिया एक ही, जैसे ये v वाले, ये u वाले, ये w वाले सारे। अब ये स्पैन करेगा u प्लस w को। ये क्लियरली, ये आपको इतना ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये स्पैन करेगा क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो u प्लस डब्ल्यू के हैं, क्योंकि u प्लस डब्ल्यू के अंदर किस तरह के एलिमेंट होंगे, u और w वाले। और अगर आप गौर करें तो ये v, ये देखें, मैं अगर आपको मतलब बताऊं, ये हम इसलिए नहीं प्रूव करें क्योंकि ये हमें मतलब नजर आ रहा है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। स्पैन का ये मतलब होता है ना कि भाई वो उस सेट के हर एलिमेंट के बराबर है। अब आपको ये पता है कि u प्लस डब्ल्यू में किस तरह के एलिमेंट होंगे, u प्लस डब्ल्यू वाले। और यहाँ जो ऊपर एलिमेंट लिखे गए हैं ना वो भी u प्लस डब्ल्यू के। देखिए अगर ये v और u को मिलाया जाए, ये v और u को मिलाया जाए तो ये v और u ये किसके हैं, u के। इसी तरह फिर v और w को मिलाया जाए तो फिर किसके एलिमेंट बन जाते हैं, ये w के बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो अंदर ये एलिमेंट्स है ना ये u प्लस डब्ल्यू के ही हैं, तो वो इसको क्या करते होंगे, स्पैन करते होंगे, इसलिए इसको इतना कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये नजर ही आ रहा है कि ये एलिमेंट्स u प्लस डब्ल्यू के ही हैं, तो इस ये u प्लस डब्ल्यू के हर एलिमेंट को क्या करेंगे, स्पैन करेंगे। ठीक है, हमने पूरा एक किस्म का u और w वाला सारा सेट ही तो ले लिया ना, तो वो उसको क्या करेगा, स्पैन करेगा। अब अगर तो हम u प्लस डब्ल्यू की बेसिस निकालना चाह रहे हैं, ये देखें ना, हम ये वाली साइड, हम ये वाली साइड निकालना चाह रहे हैं, डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू। और डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू का क्या मतलब है कि हमने उसकी बेस निकालनी है। बेस जो है उसका क्या मतलब होता है कि उसके अंदर दो कंडीशन होती है, एक तो वो स्पैन करे और एक वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। अब स्पैन तो वो क्लियरली करेगा, अब हमारा क्या प्रूव करना रह गया है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ना ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम लिख देते हैं, नाउ वी शो दैट v1, यानी यही जो हमारा वेक्टर्स का सेट है ना, अप टू सो ऑन वी आर u1 u2 अप टू सो ऑन us w1 w2 up to so on wt is linearly independent। ठीक है, हमने क्या शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्पैन करता ही होगा, क्लियरली बस आपने लिख देना है क्योंकि इसके अंदर वही एलिमेंट है जो u प्लस डब्ल्यू के। और हम ये कर क्यों रहे हैं, हम ये लेफ्ट साइड बनाना चाह रहे हैं, ये हमने ये इक्वलिटी प्रूव करनी है ना, ये लेफ्ट को राइट के बराबर करनी है, तो पहले लेफ्ट तो बनाते हैं। और लेफ्ट में डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू चाहिए। डायमेंशन का मतलब है कि हमें बेसिस चाहिए। बेसिस के अंदर मैंने आपको बताया दो कंडीशंस होती हैं, एक तो वो लीनियरली, वो जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो स्पैन भी करता हो। तो हमने स्पैन के लिए लिख दिया कि क्लियरली ये हमने लिया ही ऐसा है जो कि हमें नजर आ रहा है कि ये स्पैन करता ही होगा क्योंकि ये सारे एलिमेंट u प्लस डब्ल्यू के ही हैं। और अब हमने इसको चेक करना है कि ये लीनियरली क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आपको चेक करना आता है कि इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, उसको जीरो के बराबर रखें। अगर तो सारे के सारे स्केलर जीरो आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो सेट क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो हम ऐसा करते हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सपोज दैट, इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बना लेते हैं, सपोज दैट, और ये स्केलर भी आपने अपनी मर्जी से लेट करने होते हैं, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। यहाँ मैं इस तरह के लेट कर लेती हूँ, a1 v1 a2 v2 अप टू सो ऑन ar vr। ये देखें, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रही हूँ ना इस सेट का। तो पहले मैंने इसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, अब इसको कराऊंगी, फिर इसको कराऊंगी और जीरो के बराबर रख दूंगी। तो और अगलों के लिए लेट कर लें, b u1 b b1 b2 u2 up to so on bs us। और थर्ड वन c1 w1 up to so on ct wt is equal to 0। और ये बता दें वेयर ये जो सारे a हैं, b हैं और c हैं, ये हमने फील्ड के मेंबर लिए हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब एक काम करें, मैं ना इन सबको इस साइड पे रख रही हूँ, ये सी वालों को ना मैं उस साइड पे लेके जा रही हूँ। a1 v1 a2 v2 अप टू सो ऑन ar vr प्लस b1 u1 b2 u2 अप टू सो ऑन bs us इज इक्वल टू माइनस
C1W1, C2W2 अप टू सो ऑन CTWT। ये मैं सिर्फ क्या किया है कि इन वाले चीजों को, टर्म्स को इधर ही रखा है, बस सी वाली टर्म्स को मैं उठा के ना उस साइड पे ले गई हूँ। आखिर प्रोसीड करना है तो अब मैं इन टर्म्स को ले गई हूँ, इसको मैंने अभी इधर ही रखा है। अब इससे ना, और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जरा थोड़ा सा इस बात पे गौर करें, बाकी इतना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब ना इक्वेशन नंबर 2 से ना मैं ये बात लिख दूं, अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी सी डैट के -C1W1 C2W2 अप टू सो ऑन CTWT ये बिलोंग करता है U इंटरसेक्शन W से, ठीक है। ये अगर मैं लिख दूं, अब ये मैंने कैसे लिखा, अब इसे भी इस बात पे गौर करें। देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपको क्या बता रही है कि ये वाली लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। आए बराबर ना आए, हमें तो नजर आ रहा है ना कि इसके दरमियान इक्वल है, इक्वलिटी है। ये इक्वल वाला साइन नजर आ रहा है ना, इक्वल वाला। इसका मतलब है ये साइड इस साइड के क्या है, बराबर है। अब आप देखेंगे दोनों साइडों पे चीजें क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या और राइट साइड पे क्या। जो लेफ्ट साइड पे चीजें हैं वो मतलब उसमें जो वेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं वी और यू वाले इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैंने आपको जो वी और यू वाले वेक्टर्स थे, ये रे वी और यू वाले वेक्टर्स, वो मैंने आपको किसके कहे थे, यू के कहे थे। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड पे चीजें हैं ना, ये वो सारी यू की है, ये सारी किसकी हैं, यू की। और जो इसमें वेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं W1 W2 WT, वो हमने किसके अंदर लिए थे, वो हमने इस सेट के अंदर लिए थे, W1 W2 WT, सॉरी ये W1 W2 और WT। ये किसके लिए बना रहे थे, ये W के लिए बना रहे थे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो राइट साइड है उसके अंदर किसके एलिमेंट है, W। अब अगर तो लेफ्ट और राइट, हमारे इक्वेशन 2 हमें ये दिखा रही है कि लेफ्ट और राइट बराबर है, तो U और W के एलिमेंट्स, इसका मतलब है आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और अगर कोई चीज बराबर होती है तो वो कॉमन होती है, यानी कि वो इंटरसेक्शन में जा सकती है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर एक U का एलिमेंट है 2 और एक W का एलिमेंट है वो भी 2 है, तो आपस में वो बराबर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है 2 जो है वो मैं लिख सकती हूँ कि वो U इंटरसेक्शन W में है, क्योंकि अगर वो चीज बराबर आ रही है तो वो कॉमन है, ऑटोमेटिकली कॉमन है। और अगर वो कॉमन है तो वो इंटरसेक्शन में जा रही होगी। तो सिर्फ ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि इक्वेशन नंबर 2 हमें ये बता रही है कि ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। बेशक आपको दिखने में नहीं लग रही, लेकिन हमें बता तो रही है ना, नजर तो आ रहा है कि ये साइड, हम इसको यही रीड करेंगे ना कि इक्वल है इस साइड के। अब अगर ये साइड इक्वल है, मैंने कहा ये साइड यू वाले एलिमेंट्स हैं, ये साइड हमें पता है डब्ल्यू वाले, तो ये शो हो रहा है कि यू और डब्ल्यू वाले एलिमेंट्स ही आपस में बराबर है। और अगर वो बराबर एलिमेंट्स है तो वो कॉमन है। तो हम इसमें से किसी, या आप बेशक इसको कह देंगे ये इंटरसेक्शन में जा रहा है, या बेशक इसको कह देंगे ये इंटरसेक्शन में जा रहा है। मैंने ये वाली साइड को कहा है कि ये वाली जो साइड है ना, फिर ये इंटरसेक्शन में जा रही है, बाकी है बराबर। अगर ये जा रही है तो ये भी जा रही होगी, तो ये कोई ना हो कि यही क्यों लेके गए हैं, हम जो मर्जी लेके जा सकते हैं, इसको भी और इसको भी। मैं अभी इसको लेके चली हूँ, ये हमारे पास एक छोटा है, अगर ये लेके चलेंगे ना, थोड़ा आगे लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाना है, उसमें थोड़ा काफी लेंथी काम हो जाएगा। तो C1W1 हमने कह दिया कि ये इंटरसेक्शन में बिलोंग करके। अब एक और बात, अब ये तो चला गया जी U इंटरसेक्शन W में, यानी कि ये एक पूरा कॉम्बिनेशन जो है ना, ये एक समझे आप एक एलिमेंट टाइप बन गया जो कि U इंटरसेक्शन W में चला गया। और U इंटरसेक्शन W की जो हमने बेस लेट की हुई है वो ये V1 V2 VR, ये हमने इसकी बेस लेट की हुई है। अब जरा इस बात को भी गौर से सुने। अब अगर तो जो शुरू से लेक्चर ले रहा है ना, उसको इतना मसला नहीं होगा। हमने ये कहा था कि अगर तो किसी सेट की कोई बेस होती है तो वो उस सेट को स्पैन करती है, यानी वो सेट जो है वो उस वेक्टर स्पेस को क्या करता है, स्पैन करता है। और स्पैन करने का हमने यही मतलब पढ़ा था कि फिर उस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट इस बेस के मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाता है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, और ये मैं बात बहुत दफा बता चुकी हूँ कि अगर कोई बेसिस होती हैं किसी भी सेट की, यानी किसी वेक्टर स्पेस की, तो वो उस वेक्टर स्पेस को जनरेट करती हैं, स्पैन करती हैं। और जनरेट या स्पैन करने का ये मतलब होता है कि उस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ आप ये कह रहे हैं ना कि ये वाला इस सेट का एलिमेंट है, यानी U इंटरसेक्शन W का ये सारा, ये U इंटरसेक्शन W में जा रहा है। और U इंटरसेक्शन W की बेसिस का भी हमें पता है, वो हमारे पास है V1 V2 VR।
तो ये वाला सारा जो है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। और आप ये बेशक नीचे बता भी दें, बट V1 V2 up to so on VR is a basis for, कि हमें तो ये पता है कि U इंटरसेक्शन W की तो हम बेसिस लेके चले हुए V1 से VR, तो U इंटरसेक्शन W का हर एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। तो फिर हम इस वाले सेट को C1W1 कॉम्बिनेशन को C2W2 अप टू सो ऑन CTWT को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। तो मैं कोई भी अब लीनियर कॉम्बिनेशन यही होता है ना, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। अब ऊपर हमने A B C ले लिया, तो आप ले लें D1 V1, ये वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया, प्लस D2 V2 अप टू सो ऑन DR VR, और बता दें कि वेयर, यहाँ जो हमने D लेट किए हैं वो हमने फील्ड के मेंबर लिए हैं। ठीक है, ये बात भी मैंने बहुत दफा बता दी है, पिछले लेक्चर इसने लिए हुए उनको कोई मसला नहीं होगा। इसमें पिछले शुरू से लेक्चर लेना बहुत जरूरी है कि अगर ये कोई बेस है, जिस सेट की बेस है, जिस वेक्टर स्पेस की है, तो उस वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये उसको स्पैन कर रही होती है। तो ये U इंटरसेक्शन W का ये वाला भी एलिमेंट ही था, तो हमने इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख दिया। अब आप इस तरह करें कि ये जो सारे C1 माइनस हो रहे हैं ना, इसको उस साइड पे चले जाए तो वो प्लस हो जाएगा। तो हम यूं भी लिख सकते हैं इसको D1 V1 D2 V2 अप टू सो ऑन DR VR। अब ये सारे माइनस हो रहे हैं, इसको इधर आके क्या करने हैं, प्लस C1 W1 C2 W2 अप टू सो ऑन CTWT इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उस साइड पे तो 0 बच जाएगा ना। अब यहाँ क्या हुआ है, अब ये जो इसके अंदर वेक्टर्स आ रहे हैं ना, वो V और W आ रहे हैं। ठीक है, V और W, और V और W, ये V और W ये हमने किसकी बेसिस लेट किए थे, W की। अगर तो ये सारा वेक्टर्स का सेट V और W वाला ये बेसिस है, तो बेसिस के अंदर तो दो कंडीशन होती हैं, एक तो वो स्पैन भी कर रहा होता है और एक वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि उस लीनियर कॉम्बिनेशन के सारे स्केलर किसके बराबर होते हैं, 0 के। तो अब यहाँ V W वाले ये बेसिस है क्योंकि W की, तो ये इनका जो इनसे बनने वाला लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उसके हर स्केलर किसके बराबर होंगे, 0 के। तो यहाँ भी तो एक किस्म का V और W का ही लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ है और V और W का बना हुआ है। तो V और W हमने कहा था कि वो बेसिस है W की, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका हर स्केलर, क्योंकि बेसिस के अंदर जो भी सेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो ये सारे D वाले स्केलर और C वाले स्केलर क्या होंगे, 0। और अब ये जो बात हम बोल रहे हैं इसको हम लिख भी देते हैं कि सिंस ये जो V1 V2 अप टू सो ऑन VR और W1 W2 अप टू सो ऑन WT, ये बीइंग बेसिस, के इसको तो हमने बेसिस माना हुआ है ऑफ W, अगर ये W की बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके हर स्केलर 0 के बराबर होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये D1 ये D2 ये अप टू सो ऑन DR ये भी 0 होगा, और इसी तरह ये C वाले स्केलर C1 C2 अप टू सो ऑन CT ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो हमारी इक्वेशन 1 कैसी बन जाएगी, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, जो आपकी इक्वेशन 1 है ना उसमें आप सारे जब C वाले 0 हो जाएंगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, ये सिर्फ क्या बचेगा यहां से लेके यहां तक। तो हमारी इक्वेशन 1 फिर किस तरह की बन जाएगी, A1 V1 A2 V2 अप टू सो ऑन AR VR प्लस B1 U1 B2 U2 अप टू सो ऑन BS US इज इक्वल टू 0। अब अगेन वही हम काम करते हैं कि अब जो इसके अंदर वेक्टर आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं V और U वाले, और जो V और U वाले थे ना, ये V और U वाले वो तो हमने किसके बेसिस माने थे, W के। तो जो इससे बनने वाला लीनियर कॉम्बिनेशन है उसके भी सारे स्केलर क्या होंगे, 0, क्योंकि फिर वही आर्ग्यूमेंट है कि ये बेस है, बेस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तमाम स्केलर किसके बराबर होंगे, 0 के। वही सेम हम इसमें भी यूज कर लेते हैं कि अगेन V1 V2 up to so on VR U1 U2 up to so on US being
basis of U is linearly independent। कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सारे स्केलर जीरो होंगे। दिस इंप्लाइज दैट A1 A2 अप टू सो ऑन AR ये भी सारे जीरो होंगे, और ये फिर B1 B2 अप टू सो ऑन BS ये भी जीरो होंगे। अब फिर हमारी इक्वेशन 1 कैसी बन जाएगी? अब हमारी इक्वेशन 1 में जरा अगर आप गौर करें तो सारे A वाले भी जीरो हो गए और सारे B वाले भी जीरो हो गए। तो अगर आप इक्वेशन 1 में पहले ही C वाले तो पहले ही जीरो कर दिए थे हमने, A वाले भी जीरो कर दें, B वाले भी जीरो कर दें, इसका मतलब है इक्वेशन 1 के तमाम स्केलर क्या हो गए हैं? जीरो हो गए। और हमने यही तो प्रूव करना था। हम क्या असल में प्रूव करना क्या चाह रहे थे कि ये वाला जो सेट हमने बनाया हुआ है ना, ये वाला सेट, ये वाला सेट हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ये बेस बनाता है U प्लस डब्ल्यू के लिए। तो स्पैन क्लियरली कह दिया था। और अगर हमने इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना था तो हमने कहा था कि हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और वो हमने यही बनाया था ये। तो इसके सारे स्केलर को हमने किसके बराबर प्रूव करना था? जीरो के। तो देखिए हमने 1 बाय 1 सारे स्केलर को जीरो, पहले स्टेप में C को जीरो कर दिया, प्रूव किया। और अब जो है वो A भी जीरो आ गए, B भी जीरो आ गए। इसका मतलब है यहाँ ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना हुआ है इसके तमाम स्केलर किसके बराबर आ गए? जीरो के। तो ये जो सेट है ये कौन सा हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, स्पैन हमने पहले ही कर रहा है, तो इसका मतलब है ये डायमेंशन बना देता है U प्लस डब्ल्यू के लिए। तो हम ये बात लिख देते हैं, हेंस इक्वेशन 1 shows that the set, फिर वो जो सेट है V1 V2 अप टू सो ऑन VR, U1 U2 अप टू सो ऑन US, W1 W2 अप टू सो ऑन WT is linearly independent and so it forms a basis फॉर U प्लस डब्ल्यू। क्योंकि स्पैन भी कर रहा था, बेस भी बना दिया, तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया। तो इसने बेस बना दिया U प्लस डब्ल्यू के लिए। तो हम लिख सकते हैं फिर हमें डायमेंशन लिख सकते हैं U प्लस डब्ल्यू। और डायमेंशन का मतलब होता है कि जितने उसके बेस के एलिमेंट होते हैं वही उसकी डायमेंशन होती है। अब हमने जो इसकी बनाई है बेस, वो हमने ये वाले उसके अंदर हमने कौन से एलिमेंट लिए हैं? वो ये वाले लिए, ये वाले। यही हम करवा रहे थे ना कि ये बेस बनाई है हमने U प्लस डब्ल्यू की। तो इसका मतलब है इसके अंदर कितने एलिमेंट है? R प्लस S प्लस T। इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं? R प्लस S प्लस T, क्योंकि इस सेट ने बेस बनाई है और बेस में जितने एलिमेंट होते हैं वही उस सेट की क्या होती है? डायमेंशन होती है। तो अगर इसके अंदर हम काउंट करें तो R प्लस S प्लस T है, तो U प्लस डब्ल्यू की फिर डायमेंशन क्या होगी? R, यहाँ हम लिख देती हूँ, R प्लस S प्लस टी। अब लेफ्ट हैंड साइड की तो हमने डायमेंशन निकाली। अब लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर करना था? राइट हैंड साइड के, जो राइट हैंड साइड पे प्रूफ है। उसके लिए वो बड़ा आसान है, आपने कोई डर नहीं जाना कि इतना लंबा हो गया। आप ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, R प्लस S प्लस R प्लस T माइनस R। यानी जस्ट मैंने इतना किया कि इस ये जो पहले है ना इसमें अपनी तरफ से प्लस R भी किया और क्या किया? माइनस R भी किया। हम कर ही सकते हैं ना, प्लस R किया माइनस R भी कर दिया। लेकिन इससे मेरा जरा काम आसान हो गया। ये अगर मैं यहाँ ब्रैकेट से लगा लूं, जो R प्लस S थी, R प्लस S, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, R प्लस S, ये डायमेंशन मैंने बल्कि लिखी भी हुई है, ये R प्लस S, ये हमने किसकी डायमेंशन कही है? U की कही है। इसका मतलब है यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि ये किसकी डायमेंशन आ गई है? U की। प्लस R प्लस T, ये मैंने किसकी डायमेंशन कही है? W की, ये W। तो ये समझे मैं लिख सकती हूँ डायमेंशन ऑफ W। और जो खाली R है ये, वो किसकी डायमेंशन कही है? U इंटरसेक्शन W की। तो यहाँ लिख सकती हूँ माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। और इस साइड पे है डायमेंशन ऑफ U प्लस W। अगर आप गौर करें आपने यही प्रूव करना था कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। तो ये आपका अभी पहले पार्ट का प्रूफ हुआ। अब हम जल्दी से ये सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा
इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि वो फैक्टर 0 हो जाता है तो वो जरा आसान हो जाएगा। अब सेकंड में हमने ये है कि नाउ सपोज दैट कि इस केस में जो इंटरसेक्शन है ना वो 0 के बराबर है। लेट अगर वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब है उसमें कोई चीज कॉमन नहीं है। जैसे पिछले वाले में तो ये था ना कि वो फिर हमने कहा था u में भी है w में भी है, उसको एक्सटेंड करके बेस बनाया था। अब हमें ये पता है कि ये u भी, क्योंकि ये दोनों फाइनाइट डायमेंशनल हैं, ये तो हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है ना कि फाइनाइट डायमेंशनल है, तो इनकी जो बेस के अंदर एलिमेंट्स है वो फाइनाइट होंगे। और इनमें क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो फिर हमने कोई कॉमन एलिमेंट नहीं लिया। पिछले पार्ट में हमने कॉमन लिया था, तो बस हम यहाँ ये कह देंगे कि ये जो बेस है बी अ बेसिस फॉर u, ये हमने कोई u की ले ली, एंड w1 w2 up to so on wt be basis for w, then clearly the set। अब यहाँ भी हम ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें हम ये u और w के एलिमेंट्स को एक किस्म का ऐड करके लिख रहे हैं। us दोनों डाल दिए, w1 w2 up to so on wt, तो ये तो फिर स्पैन करेगा ना u प्लस w, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या पर करेगा, u प्लस w को स्पैन करेगा, और यही ये डायरेक्ट सम है u प्लस w का, ठीक है। क्योंकि हमने लिया ही ऐसा है जो u और w की शक्ल का है, यानी u प्लस w की शक्ल का है, तो इसका मतलब है वो u प्लस w के हर एलिमेंट को क्या करेगा, स्पैन करेगा। सेट है ही ऐसा, देखने में ही नजर आ रहा है। तो अब हमने जस्ट ये प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं। कंसीडर a1u1 up to so on ASUS plus B1W1 B2W2 up to so on BTWT is equal to 0, ठीक है। पहले में दो हमने इक्वेशन पहले ही बना ली थी, इसको आप थर्ड का नाम दे दें। ये मैंने क्या बनाया, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसमें मैंने ए और बी को क्या प्रूव करवाना है, 0। अब इसमें भी आप ऐसा करें कि एक को इधर रखें, दूसरे को इधर ले जाएं। मैं ऐसा करती हूँ A1U1 अप टू सो ऑन ASUS को इधर ही रखती हूँ और उधर उसको जाके माइनस कर देती हूँ। B2W2 अप टू सो ऑन BTWT। अब यहाँ अगेन वही जो u वाले एलिमेंट है वो तो u के हैं, इसका मतलब है ये u वाली है। w वाले w के हैं तो ये w के हैं। अब अगर तो ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है u और w के एलिमेंट्स आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो कॉमन है, तो इसका मतलब है ये वाली साइड भी इंटरसेक्शन में जाएगी और ये वाली भी। तो this shows that each vector in u इंटरसेक्शन w के, इसका ये हर वेक्टर, ये वाली साइड भी u इंटरसेक्शन w में जा रही है और ये वाली साइड भी u इंटरसेक्शन w में जा रही है। अब हेंस, और इससे मैं क्या बात कर सकती हूँ कि फिर ये सारे स्केलर 0 हो गए, as b1 b2 अप टू सो ऑन bt। ये 0 कैसे हुए, देखें क्योंकि ये सारे वेक्टर्स जो है ना वो कह रहे हैं कि वो फिर इंटरसेक्शन में जा रहे हैं। और इस पार्ट में हम लेके चले थे कि इंटरसेक्शन किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी। और u इंटरसेक्शन तो किसके बराबर है, w 0 के बराबर है। तो अगर आप यहाँ 0 के बराबर रखते हैं तो ये देखें ये सारे स्केलर आपस में क्या है, फिर हम कह सकते हैं ना कि ये भी 0 है और ये भी 0 है, क्योंकि u इंटरसेक्शन w 0 है। u इंटरसेक्शन w का मतलब 0 का क्या है कि इसके इंटरसेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट 0 के अलावा नहीं है। तो जो एलिमेंट अगर हमने लिए भी हैं तो वो भी क्या है, 0 है। तो अगर हमने ये A1 ये सारे एलिमेंट स्केलर लिए भी हैं ना तो वो फिर सारे किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, ठीक है ना। अगेन बता देती हूँ, इस पार्ट में हम लेके चलें कि इंटरसेक्शन 0 के बराबर है। तो अगर इंटरसेक्शन में आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो वो किसके बराबर लेके चलेंगे, 0 के। तो ये इंटरसेक्शन में क्योंकि आ रहे थे एलिमेंट, तो हमने कहा है कि अगर ये इंटरसेक्शन 0 के बराबर है तो ये सारे एलिमेंट किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। और फिर हमारे इक्वेशन 3 में यही तो करना था कि सारे स्केलर को 0 करना था, a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, सो 3 shows that u1 u2 up to so on us w1 w2 up to so on wt is linearly independent and so form a
बेसिस, कि वो क्या बनाती हैं, बेसिस बनाती हैं फॉर u प्लस w के लिए, और अगर वो बेसिस बनाती हैं तो फिर हम उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। हेंस डायमेंशन ऑफ u प्लस w इज इक्वल टू, ये हमने कितने डायमेंशन में एलिमेंट लिए हैं, s प्लस t, तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, s प्लस t। और क्वेश्चन वालों ने ही कहा है कि ये जो u प्लस डायमेंशन ये हम लेके चले हैं ना, ये कि ये v के बराबर है, पहले तो हम यहाँ पुट कर देते हैं कि ये v है, और अच्छा s जो है वो हमारे पास, हम किसकी डायमेंशन लेके चले थे, ये s जो है वो हम u की लेके चले हैं, तो यहाँ मैं पुट कर सकती हूँ कि s का मतलब है डायमेंशन ऑफ u प्लस t हम किसकी लेके चले थे, ये w की, तो वहां हम पुट कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ t, सॉरी w, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू, और हमने ना इसके सेकंड पार्ट में यही प्रूफ करना था कि डायमेंशन ऑफ v बराबर है डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w के, तो ये प्रूफ हो गया। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अगर कोई और कुछ थ्योरम रहते हुए तो वो इंशाल्लाह ताला कल कर लेंगे, नहीं तो हम इसकी फिर एक्सरसाइज के रिलेटेड इससे जो क्वेश्चन हुए हम सारी एक्सरसाइज करेंगे, ताकि आपको जो कोई कंफ्यूजन हो तो वो आपकी खत्म हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज।